हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की किताब को अपन डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की किताब को अपन ने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में कंप्लीट कर लिया है। अब कक्षा 10 के अंतर्गत हमारा अध्याय जो है वो 5 अपन ने स्टार्ट किया था, यानी चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कलाएं, जिसके अंतर्गत राजस्थान के अंदर चित्रकलाओं की 4 बड़ी स्कूलें हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। इसके अंतर्गत अपन जो है मेवाड़ शैली की बात कर रहे थे और मेवाड़ शैली के अंतर्गत उदयपुर और नाथद्वारा शैली की बात कर ली थी। आज अब अपन पढ़ने जा रहे हैं देवगढ़ शैली की और इससे आगे की शैलियों के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो कक्षाएं हैं ये पसंद आ रही होगी और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि ये राजस्थान जीके की कक्षाएं उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देवगढ़ शैली के साथ आज की शुरुआत करते हैं। तो देवगढ़ शैली महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में, किसके राज्यकाल में? महाराणा जय सिंह जी के राज्यकाल में रावत द्वारिका दास, कौन है? रावत द्वारिका दास चुंडावत थे। उन्होंने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में, कब? 1680 ईस्वी के अंदर महाराणा जय सिंह जी के राज्यकाल में द्वारिका दास चुंडावत थे, उन्होंने देवगढ़ ठिकाने को जो है स्थापित किया। इसके पश्चात यहीं से जो है देवगढ़ शैली का क्या हो गया? जन्म हुआ। क्योंकि जब देवगढ़ ठिकाना ही 1680 में बना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाद से ही देवगढ़ शैली का जो है उद्गम होगा। यहाँ के सामंत हैं 16वें उमराव कहलाते थे। जो देवगढ़ शैली के उमराव हुआ करते थे, सॉरी, देवगढ़ के जो उमराव हुआ करते थे वो उमराव 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि देवगढ़ शैली किन किन शैलियों का समन्वित रूप है, तो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर, इन तीनों शैलियों का क्या है? समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम, देवगढ़ शैली को सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे जो थे, कौन? डॉक्टर श्रीधर अंधारे, उनके द्वारा ही प्रकाश में लाया गया था। किसको? तो देवगढ़ शैली को। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में बगता, कवला प्रथम, ठीक है, इस देवगढ़ शैली के अंदर जो प्रमुख चित्रकार हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं? तो बगता, कवला प्रथम, कवला द्वितीय और हरचंद, कौन? हरचंद और नंगा और चौखा और बेजनाथ, ये जो है कुछ चित्रकार हैं जो देवगढ़ शैली के हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन? वापस से बोलेंगे। बगता, कौन है भैया? बगता। फिर कवला प्रथम, फिर कौन है? कवला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चौखा और बेजनाथ, ये कुछ चित्रकार हैं जो देवगढ़ शैली से संबंधित है। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अनंतपुर और राजसी ठाट बाट और इसके साथ साथ श्रृंगार और सवारी जो है वो इस देवगढ़ शैली के प्रमुख विषय हैं। तो देवगढ़ शैली के जो प्रमुख विषय रहे हैं चित्रकारिता के अंदर वो कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक परिवेश, राजशाही ठाट बाट, श्रृंगार, सवारी और शिकार के दृश्य जो है वो प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बहुलता रहती है। तो देवगढ़ शैली के अंदर कौन से रंग की बहुलता है? तो पीले रंग की जो है बहुलता हमें देखने को मिलती है। इस शैली के भित्ति चित्र जो है, इस देवगढ़ शैली के जो भित्ति चित्र है यानी दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते थे उन चित्रों की बात कर रहे हैं। तो भित्ति चित्र जो है जिसमें आपके अजारा की ओवरी, कौन सा? अजारा की ओवरी, मोती महल आदि में जो है देखने को मिलते हैं। तो देवगढ़ शैली के जो आपके भित्ति चित्र है वो कहां कहां पर? अजारा की ओवरी और मोती महल जो है
वहां हमें देखने को मिलते हैं। तो देवगढ़ शैली के बारे में ये याद रखना है कि सबसे पहले तो देखो चित्रकारिता से इंपॉर्टेंट यहां पर देवगढ़ शैली का जो है उद्गम कहां से हुआ है, देवगढ़ से। देवगढ़ की स्थापना किसने करी थी, तो देवगढ़ की स्थापना करी थी द्वारिका दास चुंडावत जी ने। किसके समय पर, महाराणा जय सिंह के काल में 1680 में। और यहाँ के जो उमराव हुआ करते थे वो 16वें उमराव कहलाते थे, ये याद रखना। फिर इसके बाद में देवगढ़ शैली जो है किसका समन्वित रूप है, तो मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैलियों का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया, डॉक्टर श्रीधर अंधारे जी ने इसको जो है प्रकाश में लाया। इसके प्रमुख चित्रकार कौन है, तो बगता, फिर कवला प्रथम, कवला द्वितीय, हरचंद, नंगा चौथा और बेजनाथ। फिर इसमें पीले रंग की जो है क्या है, प्रधानता है। और यहाँ के इस शैली के जो भित्ति चित्र है वो अजारा की ओवरी और मोती महल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये है देवगढ़ शैली। इसके बाद में आ जाती है मारवाड़ शैली। कौन सी शैली आ जाती है, मारवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली जो है वो कंप्लीट हुई और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ शैली के बारे में। मारवाड़ शैली तो आपको पता ही है कि मारवाड़ का एरिया कौन कौन सा है, जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मारवाड़ कहलाता था। तो मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है। तो मारवाड़ शैली का तात्पर्य यही है कि मारवाड़ के आसपास के क्षेत्र की शैली, इसका मतलब मारवाड़ जो शैली है वो मूलतः जो है आपके जोधपुर की जो दरबारी शैली थी उसी प्रकार की है या उसी का अधिकतर प्रभाव देखने को मिलता है। किंतु इसके अतिरिक्त जैसे कि आपका जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भागों में भी जो है इस मारवाड़ शैली का प्रभाव हमें दिखाई देता है। ठीक है, तिब्बती इतिहासकार है एक, कहां के, तिब्बत के इतिहासकार हुए हैं एक लामा तारानाथ। कौन है, लामा तारानाथ, ये नाम याद रखिएगा। तिब्बती इतिहासकार है लामा तारानाथ। ये जो लामा तारानाथ है इन्होंने 7वीं सदी में मारू देश में, कहां पर, मारू देश, मारू देश का मतलब है यही मारवाड़ वाला क्षेत्र, मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर, कौन, श्रृंगधर का जो है उल्लेख किया है। अब ये जो श्रृंगधर है इससे आप ये समझ सकते हैं कि श्रृंगधर का जो है उल्लेख किया है तो इसका मतलब जब लामा तारानाथ यहां पर आए होंगे मारूदेश के अंदर तो हो सकता है उनसे मुलाकात हुई हो या फिर उन्होंने इतना जो है प्रसिद्धि प्राप्त कर ली हो कि जो है लामा तारानाथ जो इतिहासकार है कहां के, तिब्बत के, उनको भी जो है श्रृंगधर की जानकारी है। उनका उल्लेख किया है जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। तो जो ये आपका श्रृंगधर है इन्होंने पश्चिमी भारत के अंदर यक्ष शैली जो है उस यक्ष शैली को जो है क्या किया है, जन्म दिया। इसके प्रारंभिक चित्र अवशेष हमें प्रतिहार कालीन ओद निरुक्ति व्रति में मिलते हैं। तो जो ये हमारे श्रृंगधर है इसके जो उस जमाने के है ना, उस जमाने के जो चित्र रहे हैं उनके कुछ अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। कहां पर, तो प्रतिहार काल जो है उस दौरान जो बना हुआ एक चित्र है ओद निरुक्ति व्रति, उस ओद निरुक्ति व्रति के अंदर जो है मिलते हैं। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुए हैं। कहां पर, मारवाड़ शैली के अंदर। तो मारवाड़ शैली में एक तो ये याद रखना है कि आपका इसका प्रभाव जैसलमेर, नागौर, अजमेर, जोधपुर के आसपास रहा है। दूसरा, लामा तारानाथ जो तिब्बती इतिहासकार है उन्होंने मारू देश के अंदर श्रृंगधर चित्रकार जो है उसका उल्लेख किया है। इसके बाद यक्ष शैली को जन्म दिया और प्रतिहार कालीन ओद निरुक्ति व्रति के अंदर आज भी मारवाड़ शैली के चित्र देखने को मिलते हैं। इसके बाद में पर्टिकुलर अब मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर शैली की बात करेंगे, यानी जो दरबारी शैली है उसकी।
तो जोधपुर शैली। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का जो कार्य किया था वो उसका श्रेय लेते हैं मालदेव। कौन? मालदेव। जो मालदेव हुए हैं, जो शासक है जिनके बारे में अपन ने पीछे पढ़ लिया है, तो जो जोधपुर के शासक है मालदेव, उस मालदेव के द्वारा जो जोधपुर के अंदर या मारवाड़ क्षेत्र के अंदर कला और संस्कृति का जो पूरा नया परिवेश हमें दिखाई देता है, उसका श्रेय मालदेव को ही जाता है। मालदेव के काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें चौकेलाव महल, कौन सा? चौकेलाव महल, और एक है चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र, कौन सा? उत्तरा अध्ययन। ठीक है, तो चित्रित है एक उत्तरा अध्ययन सूत्र। इनमें जो है हमें प्राप्त होते हैं किस काल के? मालदेव के काल की जो प्रतिनिधि चित्र शैली है उसके कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं चौकेलाव के महल में और उत्तरा अध्ययन सूत्र से मिलते हैं। सन 1610 में, कब? सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। तो सन 1610 ईस्वी में लिखित और चित्रित भागवत जो है वो मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर अनेक जो है दिखाई देती है या अनेक जो है उसकी विशेषताओं से युक्त है। सन 1623 के अंदर, कब? 1623 में एक कलाकार हुए हैं वीर जी। कौन है? वीर जी कलाकार हुए हैं। उस वीर जी के द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष है विठल दास चंपावत। कौन है? विठल दास चंपावत। उस विठल दास चंपावत के लिए किसने? वीर जी ने पाली के विठल दास चंपावत हुए हैं, उस चंपावत जी के लिए रागमाला चित्रावली, क्या? रागमाला चित्रावली जो है वो चित्रित की गई। तो ये याद रखना कि 1623 के अंदर कलाकार वीर जी के द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत, उस विठल दास चंपावत जी के लिए रागमाला चित्रावली जो है चित्रित की गई। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसली, क्या? इकहरी वसली पर निर्मित ये जो चित्र है वो आपके शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। ठीक है, इसके बाद जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय आया। तो भाई देखो, उसका जो है मारवाड़ की वर्तमान की कला और संस्कृति का जो नया परिवेश हमें देखने को मिला उसका श्रेय तो जाता है मालदेव को, लेकिन आपकी जो मारवाड़ शैली है, जो जोधपुर शैली है, उसके अंदर एक नया मोड़ आता है ना, और वो मोड़ आता है महाराजा जसवंत सिंह के समय। किसके समय पर? महाराजा जसवंत सिंह के समय पर। और कृष्ण चरित्र की, किसकी? कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का जो प्रभाव है वो इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। तो महाराजा जसवंत सिंह के काल में चित्रित किए गए चित्रों के अंदर मुगल शैली और साथ ही साथ कृष्ण की जो शैली है, या ये कह सकते हैं कि कृष्ण के जो आसपास की चीजें थी उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यानी कि कृष्ण के चरित्र की जो अलग अलग विविधताएं रही है वो जो है प्रभाव दिखाती है। फिर महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवत मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र जो है बने, जिनमें सामंती संस्कृति का, सामंती संस्कृति यानी जो सामंत बनाए जाते थे, उस सामंत कल्चर का जो है सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में एक चित्रकार हुए हैं डालचंद। कौन है? डालचंद। ये डालचंद किसके कार्यकाल में हुए हैं? तो अभय सिंह के राज्यकाल में। तो जो ये डालचंद है उनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई और इनका चित्र है महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए। किसने बनाया था? तो महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में ही डालचंद नामक एक चित्रकार हुए, उन्होंने एक विशेष चित्र बनाया था महाराजा अभय सिंह डांस देखते हुए या नृत्य देखते हुए 1725 ईस्वी में मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं
कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में जो है सुरक्षित देखे जा सकते हैं। यानी आज भी आपका जो जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ संग्रहालय है और जयपुर के अंदर जो कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय है, वहां पर महाराजा अभय सिंह नृत्य को देखते हुए जो है एक चित्र बनाया गया था डालचंद के द्वारा, वो आज भी हमें देखने को मिलता है। ये बनाया गया था 1725 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ये थी जोधपुर शैली जो आपको समझ में आ गई होगी। और जोधपुर शैली के अंदर आपको इसके उदाहरण कहां पर देखने को, देखो सबसे पहले नवीन परिवेश का श्रेय आप मालदेव जी को देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण तो चौकीलाभ के महल में और साथ ही साथ चित्रित है एक उत्तरा अध्ययन सूत्र, उसके अंदर मिलते हैं। फिर आपका आ जाना आप सीधे सीधे इस इंपॉर्टेंट फैक्ट पर कि 1623 में एक वीर जी नामक कलाकार हुए, उन्होंने पाली के एक वीर पुरुष है विठल दास चंपावत, उनके लिए रागमाला जो है क्या करी थी, चित्रावली को चित्रित किया था। फिर इसके बाद में जोधपुर शैली में नया मोड़ कब आता है, महाराजा जसवंत सिंह के समय, क्योंकि जसवंत सिंह के समय जो है कृष्ण चरित्र और साथ ही साथ मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जोधपुर शैली पर मुगल शैली और कृष्ण चरित्र का जो प्रभाव है वो कब से देखने को मिला या किसके काल से देखने को मिला, तो महाराजा जसवंत सिंह के काल से देखने को मिला। उसके बाद महाराजा अजीत सिंह हुए, उनके शासनकाल में भी मारवाड़ शैली आगे बढ़ी, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। इसके बाद में सामंती संस्कृति का जो जरूर है सजीव चित्रण अजीत सिंह के कार्यकाल में हुआ। इसके बाद हुए महाराजा अभय सिंह, जिनके कार्यकाल में डालचंद नामक एक कलाकार हुआ और उस डालचंद ने महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए एक चित्र बनाया 1725 में, जो आज भी मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर और कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलिए ये थी जोधपुर शैली। जोधपुर शैली के अंतर्गत आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो अब अभय सिंह के बाद में आते हैं हमारे महाराजा मान सिंह, जिनका कार्यकाल है 1803 से 1843 ईस्वी। तो महाराजा मान सिंह जो थे, महाराणा मान सिंह जी ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमो उत्कर्ष तक जो है पहुंचाया, यानी कि एक बड़ी ऊंचाई तक लेकर के गए। कौन? महाराजा मान सिंह जी। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मारवाड़ के महाराजा हुए मान सिंह जी, वो नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, या ये कह सकते हैं कि वो नाथ संप्रदाय को मानते थे। इसीलिए इन्होंने नाथ संप्रदाय से संबंधित अनंत जो है चित्र बनवाए थे। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधो दास, राम सिंह भाटी, शिवदास जो है प्रमुख हुए हैं। तो मान सिंह के समय पर जो प्रमुख चित्रकार हुए वो है अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधो दास, राम सिंह भाटी, शिवदास। ठीक है, दाना भाटी के द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमो उत्कर्ष देखा जा सकता है। तो दाना भाटी के द्वारा जो चित्र बनाए गए उसमें मारवाड़ की जो चित्रण परंपरा है उस परंपरा का चरमो उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है। किसके चित्रों में? दाना भाटी के चित्रों में। ठीक है, मारवाड़ यानी कि जोधपुर शैली के विषयों में प्राम आख्यान जो है, प्रेमों के जो भाई प्रेम लीलाएं जो होती है, प्रेम की कहानियां जो होती है, प्रेम आख्यान जो होते हैं, उनका जो है विशेष प्रभाव या प्रधानता विषय रही है। इन प्रेम आख्यानों के अंदर कुछ विशेष नाम आ रहे हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि ढोला और मरवण। ठीक है, जो ढोला मारुआ बोलते हैं ना, वो यहीं से निकल कर आया है, तो ढोला मरवण। फिर है एक मुहमल, एक तो मुमल और महेंद्र की कहानी। फिर एक है रूपमती और बाज बहादुर। कौन? रूपमती और बाज बहादुर। फिर है कल्याण रागिनी। तो ये देखिए चार जो है प्रेम के ऐसे एक कह सकते हैं कि जोड़े हैं जिनकी कहानियां आज भी इतिहास के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो पहला कौन है? ढोला मरवड़। दूसरा जोड़ा है मुमल महेंद्र, और तीसरा जोड़ा है रूपमती बाज बहादुर, और चौथा जोड़ा है कल्याण और रागिनी। तो ये चार जोड़े आप विशेष रूप से याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। जोधपुर शैली के जो पुरुष हैं
वो लंबे और चौड़े बताए गए, गठीले बदन के बताए गए, साथ ही साथ गलमुच, ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्र आभूषण जो है बताए गए हैं। वहीं पर स्त्रियों के वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फूदनों का प्रयोग जो है प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम सी आंखें, एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बादाम सी आंखें यानी बादाम जैसी आंखें और ऊंची जो पाग होती है वो ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी खुद की एक निजी प्राइवेट देन है। निजी देन का मतलब ये होता है कि आपका ये जो है बादाम जैसी आंखें और ऊंचा पाग जो है वो केवल और केवल मारवाड़ शैली के अंदर जो है सबसे पहले उपयोग में लाया गया था चित्रों के अंदर। तो इसलिए मारवाड़ शैली की निजी देन दो चीजें हैं, एक तो बादाम जैसी आंखें और एक ऊंची पाग, ये दो चीज याद रखना। मारवाड़ शैली के अंदर लाल और पीले, कौन से, लाल और पीले रंग का बाहुल्य है और ये जो है इसकी स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है और चित्रों में खंजन पक्षी, देखो कहीं पर जो है कोई पेड़ विशेष आ रहा है, कहीं पर कोई पक्षी विशेष आ रहा है, जैसे कि कदली वृक्षों का जो है विशेष कहां पर जो है उपयोग हुआ है, ये बात मैंने आपको बताई थी। यदि आपको पता है तो आप उसे जो है याद करिएगा और इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। वैसे ही खंजन पक्षी की जो है बहुखूबी या ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बहुखूबी जो दर्शाया गया है खंजन पक्षी, वो किसके अंदर दर्शाया गया है, तो जोधपुर शैली के अंदर जो है दर्शाया गया है। तो ये चीज हमें अगर याद है अच्छे से तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है अंदर से निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपके जोधपुर शैली, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। आप जो है नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर जो है आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोगों का जो प्यार बना हुआ है राजस्थान एकेडमी सिरोही के प्रति, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ में जो है चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि जो है आपके सभी मित्र जो है इस प्रकार का अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर शैली के बाद में बीकानेर शैली। कौन सी शैली आती है, बीकानेर शैली की बात करेंगे। तो बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव जो है यानी इसका जो उद्गम है वो 16वीं सदी, कौन सी, 16वीं सदी के अंत में माना जाता है, और वो भी राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। तो इसका प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है, लेकिन इसका सबसे पहले हम ये कह सकते हैं प्रारंभिक जो चित्र देखने को मिलते हैं वो राव राय सिंह के समय पर चित्रित की गई जो भागवत पुराण है, उस भागवत पुराण के अंदर जो चित्र हैं वो बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्र रहे हैं। बीकानेर के नरेश हुए हैं राय सिंह, मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित हुए। कौन, राय सिंह, किसकी दक्षताओं से, तो जो मुगल कलाकार हुआ करते थे उनकी दक्षता से प्रभावित होकर के कुछ को जो है अपने साथ में ले आए थे, जिसमें आपके प्रसिद्ध है उस्ता अली रज्जा, ये नाम पूछा गया है। इनमें कौन फेमस है, एक तो उस्ता अली रज्जा और एक है उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। कौन है, तो एक तो है उस्ता अली रज्जा और दूसरे हैं उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। ठीक है, ये प्रमुख है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राय सिंह के द्वारा किस जो है मुगल कलाकार को अपने साथ में लेकर के आए थे, तो लेकर के आए थे दो को, जिसमें पहला नाम मिलता है उस्ता अली रज्जा और दूसरा नाम है उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। ठीक है, ये नाम याद रखना। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की जो बीकानेर शैली है उस बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा है। एक तो रहा है मथेरण परिवार। ठीक है, कौन सा, मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त
था। तो पहला परिवार तो कौन सा है बीकानेर शैली पर प्रभाव डालने वाला? मथेरन परिवार। जो मथेरन परिवार था वो जैन राजस्थानी शैली का मिश्रित जो चित्र बनाते थे उसमें सिद्धहस्त थे। वहीं पर दूसरा मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। तो भाई जो उस्ता परिवार आया था, जिन्हें कौन लेकर के आया था? राव राय सिंह जो है वो लेकर के आए थे। तो उनका भी प्रभाव जो है बीकानेर शैली पर देखने को मिलता है। इस परिवार ने ऊंट की खाल पर, किसकी खाल पर? जो ऊंट होता है उस ऊंट के शरीर पर, उसकी खाल पर जो है सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित करी। तो यह आपसे पूछा जाता है कि उस्ता कला का संबंध कौन से पशु से है? तो उस्ता कला का संबंध ऊंट से है, क्योंकि ऊंट की खाल पर बनाए गए जो चित्र होते हैं वो उस्ता कला के माध्यम से बनाए जाते हैं। क्योंकि जो उस्ता परिवार जो लाया गया था, उस्ता अली रज्जा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को, उन्होंने ही ऊंट की खाल पर जो है सोने का चित्रण किया था, इसीलिए उस कला का नाम पड़ गया उस्ता कला। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को जो है सम्मानजनक फिर स्थान भी दिया कि ऊंट की खाल पर सोने का जो चित्रण किया है वो इन्होंने किया है इसके लिए। तो ये बीकानेर शैली के बारे में याद रखना। एक तो कि भाई राय सिंह किसको इसको लेकर आए थे, तो एक तो उस्ता अली रज्जा और एक थे उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका राय सिंह के समय पर जो है भागवत पुराण जो है वो आपकी चित्रित की गई थी। इसके बाद में इस शैली पर दो परिवारों का विशेष प्रभाव है, एक उस्ता परिवार, एक मथेरन परिवार। मथेरन परिवार जो था वो जैन राजस्थानी मिश्रित शैली का जो है चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। वहीं पर उस्ता परिवार जो था वो ऊंट की खाल पर सोने के चित्रण करने में सिद्धहस्त था। ठीक, इसके बाद में बीकानेर शैली का जो विशुद्ध रूप है वो अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। यानी बीकानेर शैली पर जो प्रभाव था वो अब एकदम से हटा और विशुद्ध रूप से, एकदम शुद्ध रूप से बीकानेर शैली का जो भाग है या प्रभाव है वो कब दिखाई दिया? अनूप सिंह के राज्यकाल में। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकार है जिसमें आपके नाम आता है रामलाल, फिर अली रज्जा, हसन आदि के नाम विशेष है। तो हसन, अली रज्जा और आपके राम। ठीक है, महाराजा अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बना करके सैकड़ों जो है चित्र बनाए थे। इस समय शैली जो है ये चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी और 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने, उनकी रंगत ही अलग देखने को मिलती है। यानी पूरी तरह से जो राजस्थानी शैली में 18वीं सदी में जब चित्र बनना शुरू हुए बीकानेर के अंदर, तो उनकी रंगत अलग ही है। बीकानेर शैली में मुगल शैली के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी तन्वगी, कौन सी? इकहरी तन्वगी कोमल ललनाओं का जो है अंकन नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी रंगों का प्रयोग शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हरिण, बीकानेर रहन सहन और राजपूती संस्कृति की जो छाप है वो विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियां भी इस शैली की विशेषताएं हैं। यहाँ फुवारे और दरबार के दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव भी जो है दिखाई देता है। तो बीकानेर शैली के ऊपर दक्षिण शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ के चित्रों के अंदर फुवारे और दरबार के दृश्यों को दर्शाया गया है। बरसते हुए बादलों में से सारस मिथुनों की जो नयनाभिराम है वो आकृतियां भी देखने को मिलती है। और मुगल शैली का प्रभाव पड़ने के कारण इकहरी तन्वगी कोमल ललनाओं का जो है अलग अलग कलर में प्रभाव दिखाई देता है, नीले, हरे, लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी। और साथ ही साथ शाहजहां और औरंगजेब की जो पगड़ियां हैं उन पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरण, बीकानेरी रहन सहन, इन सभी का जो है विशिष्ट स्थान हमें बीकानेर शैली के अंदर देखने को मिलता है। किसके कार्यकाल में? ये सब हो रहा है अनूप सिंह के कार्यकाल में। अनूप सिंह के बाद में नेक्स्ट जो शैली आ जाती है वो आती है किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली आती है दोस्तों? किशनगढ़ शैली। तो अब इस
किशनगढ़ शैली के बारे में अपन अगली कक्षा के अंदर बात करेंगे। ठीक है, टोटल ये जो है आपका टॉपिक 4 वीडियो के अंदर मेरे द्वारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को राजस्थान की चित्रकला के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो समझने वाली चीजें हैं, वो आपको समझ आ रही होगी और धीरे धीरे आपके राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर जो है वो समाप्त होते जा रहा है। ठीक है, तो आपके मतलब विषय के रूप में समाप्त होते जा रहा है, वास्तविकता में नहीं। वास्तविकता में तो राजस्थान के अंदर संस्कृति और कला इस प्रकार से विविधताओं में फैली हुई है कि उसे समाप्त करना नामुमकिन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।